हाय एवरीवन। नए साल की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग डिफरेंशियबिलिटी सेशन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू कवर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ अ फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड AG get previous year problem based on this topic, right? So let's start. Increasing and decreasing functions. Dear friends, let f be a real valued function defined in an interval AB, a subset of R. You can define R like this. R belongs to minus infinity to infinity. Right? This is suppose set of all natural numbers minus infinity to infinity. Right? तो आप कह सकते हो कि इसी का ये एक फाइनाइट पार्ट है, जैसे कि -2 से 5 इस तरह का हमने इंटरवल में f को बोला कि डिफाइंड है। दिस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब f इज द फंक्शन ऑफ रियल नंबर्स and completely defined in this particular interval, and this is a subset of R. Increasing functions. The function f is called an increasing function in an interval AB, this closed interval, if for all x1 and x2 belongs to this closed interval where x1 is less than x2, such that fx1 is less than equal to fx2. This is your fx and this is interval AB. x1 and x2 are taken in this interval. At x1 the value of function is fx1 and at x2 value of function is fx2. So here x2 greater than x1. This implies that fx2 greater than fx1, right? बात समझ में आया? x के इंक्रीज होने से x1 बढ़कर x2 बन गया तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ रहा है, या x x2 से डिक्रीज होकर x1 हो गया, फंक्शन की वैल्यू fx2 से डिक्रीज होकर fx1 हो जाए। x इंक्रीज हो तो fx इंक्रीज हो, x डिक्रीज हो fx डिक्रीज हो। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसमें इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? मान लिया कीजिए ना, ऐसा सिचुएशन है, राइट? यहां हमारा x1 है और ये हमारा x2 है। x2 ग्रेटर देन x1, नो प्रॉब्लम, बट fx1 एटलीस्ट ये चलेगा, fx2 ये इक्वल है ना। तो ऐसा सिचुएशन बोला कि अगर x2 x1 से बड़ा हो और इस तरह का जो है ना सिचुएशन एग्जिस्ट कर रहा हो, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये इक्वालिटी ना होल्ड करे, इक्वालिटी ना रहे, इसमें इक्वल रिलेशन ना रहे, इसका मतलब इस तरह का सिचुएशन है, दिस इज x1 एंड दिस इज x2, so here fx2 greater than this fx1. This is called strictly or monotonically increasing function, मतलब कि फ्लैट नहीं है, एकदम राइजिंग ही है।
राइट। तो इस केस ये कहलाएगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। और इसको हम बोल देंगे, जहां पर इक्वालिटी को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए फ्रेंड्स? अगर हमारा फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल ए बी में, राइट, यहां से देख सकते हो ये आपका एग्जांपल है इंक्रीजिंग फंक्शन का। एज एक्स इंक्रीजेस एफ एक्स also increases, right? And in interval AB function is continuous, means there is no discontinuity in this curve, and function is differentiable in interval AB. It means there is no sharp point, sharp corner, sharp point इस तरह का यहाँ पर कोई नहीं है। sharp point ऐसे इस तरह का कोई चीज नहीं है, ऐसे नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उसी पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कंटिन्यूअस तो है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल बिकॉज एट दिस पॉइंट दिस कर्व हैज टू tangents and differentiation gives slope of tangent to a curve at a point. So at this point this slope has two tangents, this curve has two tangents. तो ये क्या कर देता है, इनवैलिड कर देता है डिफरेंशिएबिलिटी के डेफिनेशन को। यूनिक टैंजेंट होना चाहिए, स्मूथ कर्व है, कर्व इज कंटिन्यूअस, सो कर्व फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल। ऐसा सिचुएशन है तो डियर फ्रेंड्स, एंड एक्स इंक्रीजेज एफ एक्स ऑल्सो इंक्रीजेज। तो आपको क्या दिखने को मिलेगा कि अगर किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट इज मेकिंग एंगल थीटा इन anti-clockwise direction with this x-axis. Tan of this angle is differentiation of this function at point P, right? Because this tangent is making acute angle less than 90 degree, so this is positive. So for increasing function, first derivative is positive, so this is the case of a strictly increasing function, and simply this is for increasing function. फ्लैट को भी हमने इंक्लूड कर लिया तो, राइट। सिमिलरली गाइस we can define a strictly decreasing function and a strictly decreasing function. So this is the situation. तो आपका क्या हो जाएगा, fx2 less than or equal to fx1. This is the case of डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा अगर x1 यहाँ ले लो और ये वाला हमारा x1 है, ये x2 है, x2 ग्रेटर देन x1, x इज इंक्रीजिंग बट फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग एट लीस्ट, या डिक्रीजिंग। फंक्शन को या तो जो ना कांस्टेंट रहे, या तो हमने अभी भी ये दो डिक्रीजिंग ही कहलाएगा, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब एज x इंक्रीजेस फंक्शन डिक्रीजेस। तो दिस इज द केस where x increases and the value of function decreases, right? Clear हुआ? Dear students, here this is a point under consideration and we are drawing a tangent to the curve at this point, and this tangent is making angle greater than 90 degree, that is obtuse angle, and we know differentiation of fx at point P give the slope of tangent drawn to the curve at that point, and this is the tangent and its slope is this here, theta greater than 90 degree. So tan of theta greater than 90 degree comes negative, right? So dear friends, we have situation.
for decreasing function and for a strictly decreasing function, first derivative comes negative, right? डेफिनेशन है, मेन तो यही कंक्लूजन है ना। स्पेशल केसेस देख लेते हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन आपको मिलेगा जहां पर कंफ्यूजन हो सकती है। एफ एक्स एक्स क्यू, राइट, दिस इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। देखिए आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में देखेंगे तो ये जो है ना कंटिन्यूसली जो है ना आपको एज एक्स इंक्रीज करेगा तो आपका जो है ना ये एक्स क्यू भी इंक्रीज करेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कहीं भी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, एट एनी एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये ऐसा होना चाहिए था। लेकिन सब जगह तो मिल जाएगा, यहां प्रॉब्लम आ जाएगी। एवरीवेयर दिस कंडीशन इज वैलिड फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, बट एट एक्स इज इक्वल टू 0 अगर आप कैलकुलेट करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव 3x स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0, इट इज कमिंग राइट। तो ये आपका जो है ना एक स्पेशल केस है, ध्यान रखने का है, राइट। इसीलिए जो है ना अब जो हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, क्या डेवलप किया था कि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन और इक्वलिटी भी ले रहे थे और लॉजिक क्या दे रहे थे, दिस वाज द लॉजिक। ये जो है ना इंक्रीजिंग ही है, कुछ देर तक जो है ना फंक्शन की वैल्यू नहीं बढ़ा लेकिन फर्दर तो बढ़ ही रहा है ना, तो इसको हमने इंक्रीजिंग फंक्शन के कैटेगरी में रखा था। और है ना कैसे, x2 ग्रेटर देन x1 बट fx2 इज इक्वल टू fx1, इंक्रीजिंग फंक्शन था। इस बेसिस पर हम लोगों ने ये कंक्लूजन दिया था कि भाई जो fx2 है और यहाँ पर जो है ना स्लोप क्या है, 0 है। लेकिन यहाँ एक दिमाग में चीजें आ गई कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो लेकिन जो है ना आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो। यहां से कंक्लूजन आ गया। यहां जो आपका था ये इंक्रीजिंग था और यहां पर स्लोप 0 होने की वजह ए फ्लैट लाइन थी, लेकिन यहां जो है ना ऐसा सिचुएशन नहीं था, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है वैल्यू, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, राइट। फिर भी जो है ना इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव ना होकर 0 है इस पॉइंट पर, तो अपने कंक्लूजन को जो ना मॉडिफाई कर लेना है, राइट, कि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फ्रेंड्स जो है ना हमारा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन है, राइट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन है। इसमें ये कंडीशंस भी इंक्लूड हो जाएंगे, इसको भी जो है ना इसमें रख लिया गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बट यहाँ पर 0 है। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रूव दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल सेट आर। डिफरेंशिएट करो फंक्शन को, किया, और इस तरह अरेंज करो, x की कोई भी वैल्यू रखोगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यू आर गेटिंग ऑल द टाइम इट्स पॉजिटिव वैल्यू, तो कभी भी निगेटिव
या जीरो वैल्यू होगा ही इसका नहीं। तो इफ डैश एक्स दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स is coming positive for any value of x from minus infinity to infinity, so it is a strictly increasing function on r set of real numbers minus infinity to infinity। ये एक फंक्शन है, इस इंटरवल में हमें चेक करना है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, राइट। तो डिफरेंशिएट किया और इस तरह जो है ना हमने फैक्टराइज किया, राइट। तो यहाँ से इस तरह करने से आपको इस फॉर्मेट में ले जाने से आपको पता चल जाएगा इसके साइन की वेरिएशन किस पॉइंट के क्रॉस होगी। x इजकल टू 2 के क्रॉस होगी, x इजकल टू 3 के क्रॉस होगी। नंबर लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपका जो है ना 2 पर एक दिख रहा है चेंज होने का, 3 पर, और आपको किस में बात करनी है 1 एंड 2 के बीच में। 1 एंड 2 के बीच में हमें पता करना है कि क्या यह फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, राइट। डियर फ्रेंड्स, अगर x की वैल्यू 2 से लेस हो, 2 हो तो 0 हो जाएगा, राइट। x की वैल्यू 2 से लेस हो तो ये टर्म क्या हो जाएंगे निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। तो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 2 साइन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इज, बात समझ में आया। अब जो है ना 2 से हम बड़ा बात करेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा 2 से बड़ा बट 3 से छोटा, और ये निगेटिव होगा, प्लस माइनस अल्टरनेट चलते हैं। जो ये इक्वेट करके जीरो से इक्वेट करके जो इसके पॉइंट्स लाएंगे दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट के क्रॉस जो है ना साइन चेंज होते हैं। अगर फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो 3 से अब आप देखोगे अगर s की वैल्यू 3 से बड़ा है ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, प्लस देख रहे हैं अल्टरनेटली चेंज हो रहा है साइन, राइट। तो माइनस इन्फिनिटी टू 2 ये क्या दिख रहा है आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 2 to 3 क्या साइन निगेटिव है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड 3 to इन्फिनिटी ये क्या आपको दिख रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आपका जो है ना क्वेश्चन बोल रहा है 1 2 में क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो 1 2 तो उसी का ना सबसेट है भाई, तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। प्रूव दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर। डिफरेंशिएट किया ये आया, x के किसी की वैल्यू के लिए ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, x हमारा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो दिस विल गिव ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, माइनस लगा है ये हमेशा जो है ना क्या आएंगे निगेटिव ही आएंगे, राइट। तो डियर फ्रेंड्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज निगेटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, it means this is a strictly decreasing function. Prove that the function this is strictly decreasing on the finite interval 1 2। क्लियर, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। अब देख लो इस तरह जब तक अरेंज नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा, राइट। तो आपको जो है ना 1 2 इंटरवल में चेक करना है, 1 2 इंटरवल में x जो है ना 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। x जब 1 से बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर और बड़ा, ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, राइट, निगेटिव आएगी। तो हमारा जो है ना फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव है इस इंटरवल में, तो दिस इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 1 2। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस बार थोड़ा और जो है ना कर्व की हेल्प से डिस्कस करते हैं। ये हमारा जो है ना
डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करो और जो है ना इस तरह से जो है ना अरेंज कर लो प्रॉपरली, x माइनस 6, राइट। स्टेशनरी पॉइंट्स कैलकुलेट करो, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करो, तो x2 6 आर टू क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट्स बोलिए 2 6, राइट। प्लॉटिंग दिस पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन वी गेट द इंटरवल, आपको क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी टू 2, 2 to 6 एंड 6 to इन्फिनिटी, राइट। तो सेम हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, आपको जो है ना बतानी है। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 आप जो है चेक कर लो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक के बीच में, यानी x की वैल्यू हमारा इससे क्या है, छोटा है, तो ये पॉजिटिव आएगा, सॉरी निगेटिव आएगा, और ये भी निगेटिव आएगा, मिलकर पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आया? माइनस इन्फिनिटी टू 2 फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ना हमारा क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बात समझ में आया? तो हमने ये वो दिखा दिया, देखो इंक्रीजिंग है। 2 पर जो है ना x इक्वल टू 2 करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको बेंड है, बेंड है, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब चेक कर लो 2 से 6 के बीच में साइन क्या होगा, 2 से 6 के बीच में साइन जो है ना x की वैल्यू 2 से बड़ा 6 से लेस निगेटिव आएगी ना, मतलब ये f प्राइम x फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव आएगी, निगेटिव मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। 6 पर अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आएगी, अगेन यहाँ बेंड मिलेगा, और 6 से बड़ा अगर हमारा x है तो ऑल द टाइम हमारा f प्राइम x पॉजिटिव आएगा स्ट्रिक्टली। अब बाकी जो है ये कहाँ पर कट किया है, पुट द वैल्यू ऑफ x इजकल टू y इजकल टू 0, यू विल गेट द पॉइंट वेयर दिस कर्व क्रॉसेस x एक्सिस। तो वो ये वैल्यू कैलकुलेटर से हमने केवल शो करने के लिए दिखा दिया। आप y एक्सिस को कहाँ से कट कर रहा है, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y का वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना y एक्सिस के साथ कैलकुलेट हो जाएगा, राइट, वो कैलकुलेट होके आ जाएगी, और इस तरह से हमने कर्व ट्रेस कर दिया। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इस कर्व को देखो, यहाँ पर कर्व जो है ना, इस कर्व की कनकेविटी जो है ना अपवर्ड है, और इस पॉइंट के बाद कनकेविटी डाउनवर्ड हो गई है, तो दिस कर्व चेंजेस इट्स कनकेविटी एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। अपवर्ड कनकेविटी बिकम्स डाउनवर्ड कनकेविटी, और डाउनवर्ड कनकेविटी बिकम्स अपवर्ड कनकेविटी across a point, that point is called point of inflection। कनकेविटी चेंज होना है, यानी कि अगर आप देखोगे यहां पर क्या हो रही है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, मतलब tan थीटा इज इंक्रीजिंग, एंड वी नो फर्स्ट डेरिवेटिव इज tan थीटा इंक्रीजिंग मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग, इसका चेंज जो है ना क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का चेंज x के बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये भी आएगा आपको भाई, जब ये इंक्रीज कर रहा है तो इसका जो है ना, इसका चेंज x के साथ वो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, राइट। यानी सेकेंड डेरिवेटिव आपको क्या दिख रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव का साइन जो है ना पॉजिटिव है। चलते ऐसे हुआ, देखिएगा बहुत क्लियर है, टेंजेंट की स्लोप बढ़ रही है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, सेकेंड डेरिवेटिव इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x। इस पॉइंट के बाद अब देखो स्लोप कम होने लगा है ना, ऐसे ऐसे कम होना है ना एंगल, टेंजेंट की स्लोप कम हो रही है, तो उधर उस साइड सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, नेगेटिव आएगी। टेक द साइन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव अक्रॉस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से इधर सेकेंड डेरिवेटिव का साइन इस केस में हमारा पॉजिटिव था, और उधर क्या है, निगेटिव, निगेटिव मीन्स डाउनवर्ड कनकेविटी, पॉजिटिव मीन्स अपवर्ड कनकेविटी। इफ सेकेंड डेरिवेटिव इज कमिंग in second derivative in a particular interval is coming positive, it means
tangent is making more and more angle with x axis, right? Curve is rising, concavity becomes in upward direction, upward concavity होगी। सिंपल सी बात है। अगर जो है ना टेंजेंट की स्लोप की वैल्यू डिक्रीजिंग है, मतलब कि tan थीटा डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो वो जो है ना निगेटिव आएगा। निगेटिव मीन्स, निगेटिव सेकेंड डेरिवेटिव मीन्स अगर किसी इंटरवल में आ रही है, इट मीन्स उस इंटरवल में आपका जो है ना कर्व डाउनवर्ड कनकेव दिखेगा, राइट। So across this point curve changes its concavity, this point is called point of inflection। बात समझ में? वही सारी बकवास यहाँ पर लिखी हुई है, हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं, अपना काम बन जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स अगर आप चेक करोगे, देखो कोई दिक्कत नहीं, कोई यहाँ पर आया अभी डाउनवर्ड कनेक्टिविटी है ना, यहाँ पर देखो, इस यहाँ से अगर यहाँ तक डाउनवर्ड कनेक्टिविटी, इसको जो है ना इधर से बेंड करना है तो कनेक्टिविटी चेंज होना पड़ेगा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। एंड हाउ टू ऑब्टेन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि इस पॉइंट के क्रॉस क्या हो जा रही है, कर्व अपनी कनेक्टिविटी को चेंज कर रहा है। तो आप क्या करो कि डिफरेंशिएट करो फर्स्ट टाइम, फिर करो सेकेंड टाइम, सेकेंड डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट कर दो, वो पॉइंट कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारा क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव जीरो है, राइट। तो और उसको वेरीफाई भी कर लेना, वेरीफाई भी कर लेना, ठीक है। वेरीफाई कैसे करना है, उससे पहले जो है ना फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव में उस पॉइंट को रखो, जैसे हमने इक्वेट किया 4 आया वैल्यू, तो सेकेंड डेरिवेटिव का जो वैल्यू है ना उसमें x के जगह पर 4 रखो, 4 से कम रखो यहाँ रखो, और थोड़ा इससे बड़ा रखो दूसरे केस में। देखोगे जो है ना डाउनवर्ड से अपवर्ड बना है ना, डाउनवर्ड कनेक्टिविटी में सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव, और अपवर्ड कनेक्टिविटी मतलब पॉजिटिव मीन्स अपवर्ड कनेक्टिविटी। तो आपको दिखेगा हमने 3 रखा 4 से लेस, तो सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आया। 5 रखा हमने 4 से बड़ा, 4 से बड़ा, तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, राइट। अक्रॉस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कनकेविटी ऑफ कर्व चेंजेस, राइट, सेकेंड डेरिवेटिव चेंजेस इट्स साइन, and at a point of inflection second derivative is 0, right। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस कर्व को भी हमने ट्रेस किया है, और यहाँ पर भी आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करो, इट इज़ कमिंग -1.5, बस केवल एक ही आ रहा है। तो भाई यहाँ पर तो कर्व बेंड कर रहा है, वो तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ पर 0 है, फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ पर 0 वहीं पर बेंड होती है कर्व। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 का मतलब टेंजेंट का स्लोप जो है ना 0 होगा, तो वो पॉइंट हमें पता चल गया -2 and 1, वो तो यहाँ से पता चल जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव को जब हमने 0 से इक्वेट किया, तो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1 and -2, -2 and -1, these are two stationary points at which curve bends, राइट। अब जो है इंटरवल चेक करो, -∞ से -2 के बीच में आपको दिख जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव है, इट मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आपके बाद उसके बाद जो है ना -2 से -1 के बीच में कोई वैल्यू रख के चेक करके देखो, यू विल सी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड देन जो है ना आपको दिखेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, कहाँ पर वाई एक्सिस को कट करेगा। एक्स एक्सिस को जहाँ भी कट करेगा वाई की वैल्यू 0 होगा, वाई एक्सिस को जहाँ भी कट करेगा एक्स की वैल्यू 0 होगा। तो इस तरह से जो है ना हमने कर्व ट्रेस कर लिया, राइट डियर फ्रेंड्स। अब हमें जो है ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता करनी है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक बेंड, दूसरा बेंड लेने के लिए अपवर्ड कनकेविटी था, डाउनवर्ड कनकेविटी हुआ, कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस बीच में होगा। पकड़ में आ गई ना। तो सेकेंड डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करो, यू आर गेटिंग दैट पॉइंट वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स कनकेविटी, ग्राफ ऑफ एफ एक्स चेंजेस इट्स कनकेविटी अपवर्ड टू डाउनवर्ड।
इसका मतलब -1.5 से पहले अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव चेक करोगे, अपवर्ड कनकेविटी मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। देखो ना, पॉजिटिव इसलिए होगा कि स्लोप जो है ना टेंजेंट की इंक्रीज हो रही है। सेकेंड डेरिवेटिव क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। फर्स्ट डेरिवेटिव गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, सेकेंड डेरिवेटिव गिव्स रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट की स्लोप बढ़ रही है तो रेट ऑफ चेंज एक्स के साथ क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए सेकेंड डेरिवेटिव जो है ना आपको पॉजिटिव मिलेगा इससे पहले, और इसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव मिलेगा। देखो क्योंकि टेंजेंट जो है ना लेस एंड लेस एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है ताकि यहाँ पर जीरो बना ले। ये सब चीज कोरिलेटेड है फ्रेंड्स, हर चीज रटने से नहीं होता है, सबका एक सीक्वेंस होता है, तो कोई लोड ही नहीं पड़ेगा। इतनी सारी बातें लिखी गई है, क्या मतलब है लिखी गई है? कोर मैटर जो है ना उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, काम खत्म। अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो स्टेप्स तो लिखेंगे ना, और सबका निचोड़ वही है, ताकि आप जो है ना रिविजन करें तो हमारी बातें भूल भी जाए तो सारी बातें वहां पर आपको देखने को मिले। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा आप देखे हैं ना कि बेंड हो रही है, वहीं पर या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। जहां भी बेंड होती है कर्व, मतलब कि उस बेंड पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप जीरो होता है, टेंजेंट जो है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, तो नेसेसरी कंडीशन फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी जीरो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करके सारे वो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लीजिए जहां पर कर्व बेंड करता है स्मूथली, राइट। ये फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स जो है ना अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात हो रही है, तो इस तरह से सिचुएशन है हमारा, राइट। इस तरह से सिचुएशन है, x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और जितने सारे स्टेशनरी पॉइंट्स हैं जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव जहां पर जीरो है, देखो इस पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव गिव्स है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, हियर टेंजेंट इज मेकिंग जीरो एंगल विद एक्स एक्सिस, तो इट्स स्लोप इज जीरो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आएगा। एक और स्टेशनरी पॉइंट मिला, एक और स्टेशनरी पॉइंट मिला, और एक एंड पॉइंट है x इक्वल टू बी। तो जितने सारे स्टेशनरी पॉइंट है उन सब पर जो है ना फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, सब पर फंक्शन की हमने वैल्यू कैलकुलेट किया, एंड पॉइंट्स पर भी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो जो सबसे छोटा होगा उसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा वैल्यू ऑफ फंक्शन, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। जो सबसे बड़ा होगा दैट इज कॉल्ड ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब जो है ना बात करेंगे, ये देखो, ये रिलेटिवली अगर बात करें, लोकली बात करें, सो दिस इज इसके रेस्पेक्ट में क्या है, दिस इज ग्लोबल, दिस इज लोकल मैक्सिमम एंड दिस इज लोकल मिनिमम। रेस्पेक्ट करेंगे लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, राइट। लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमम। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि इस इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दैट इज क्वेश्चन इज आस्किंग टू फाइंड ग्लोबल मैक्सिमम इन दिस इंटरवल। तो फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, इक्वेट इट टू जीरो टू कैलकुलेट ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स वेयर फंक्शन बेंड्स, राइट। वो सारे पॉइंट्स हमने S1 एंड S2, S1 S2 S3 और जितने भी निकाल सके एंड पॉइंट पर सब पर वैल्यू निकाल लीजिए। जो सबसे बड़ा है दैट इज ग्लोबल मैक्सिमम, जो सबसे छोटा है ग्लोबल मिनिमम, और ये जो S1 S2 S3 पर जो ना अभी ये लोकल मैक्सिमम है, ये लोकल मिनिमम है, लोकल मैक्सिमम है, ये तो देख के पता चल गया है। बिना कर्व ट्रेस किए हम कैसे पता करते कि S1 पर हमारा लोकल मिनिमम मैक्सिमम है, S2 पर लोकल मिनिमम है, S2 पर लोकल मैक्सिमम है, राइट। डियर फ्रेंड्स, जब आप जो है इस पॉइंट की तरफ जा रहे हो तो आपके टेंजेंट की स्लोप घटनी चाहिए ताकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बने, डाउनवर्ड कनकेविटी होना चाहिए। सेकेंड डेरिवेटिव आपको पता चल गया कि जो ना निगेटिव होना चाहिए, ना लेस देन जीरो होना चाहिए, मतलब निगेटिव होना चाहिए। सेकेंड डेरिवेटिव गिव्स चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो आप जो है ना ये अगर बोलते हो दिस, ग्राफ से तो पता चल रहा है ना कि दिस इज लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम है, इसका मतलब डाउनवर्ड कनकेविटी होगा, सेकेंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पर निगेटिव आएगी, राइट। अब इधर आ रहा है, उधर आ रहा है, तो इधर जो है ना आपका क्या है, स्लोप निगेटिव से मोर निगेटिव से जीरो बन गया, मतलब स्लोप इंक्रीजिंग है, राइट। स्लोप जो है ना इंक्रीजिंग है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। सेकेंड डेरिवेटिव जो है ना इस पॉइंट पर आपका मिलेगा, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मिलेगा। यानी जहां भी सेकेंड डेरिवेटिव, आपने सारे स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लिया,
और सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए, सारे स्टेशनरी पॉइंट को सेकेंड डेरिवेटिव पुट कीजिए। जिस स्टेशनरी पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है वो स्टेशनरी पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, और जिस पर जो है ना निगेटिव पॉजिटिव आ रही है वो लोकल मिनिमम वाले पॉइंट है, राइट। इस तरह से जो है ना हम बातें करेंगे। अब इसमें भी स्पेशल केसेस आ रहा है फ्रेंड्स। अगर सपोज कर लो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा जीरो आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव तो जीरो आना ही है, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन किसी फंक्शन के लिए मैक्सिमा और मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो जीरो होगा ही होगा, सेकेंड डेरिवेटिव भी अगर जीरो हो गया तो सेकेंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर जीरो होता है पॉसिबिलिटी होती है उसकी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, रुकना नहीं, सेकेंड थर्ड डेरिवेटिव चेक करो। थर्ड डेरिवेटिव अगर जीरो नहीं हुआ, नहीं जीरो हुआ, तो बोलना भाई ये जो x है ना, जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हुआ है, सेकेंड डेरिवेटिव जीरो हुआ है और थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब मजा आया, फर्दर जो है ना चीजें बढ़ी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब जो है ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए अपने माइंड में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट को फिट कर दो। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, राइट, सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये तो जो है ना कंडीशन था हमारा जो है ना मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए, तो जीरो आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव भी जीरो। अब यहाँ पर सावधान हो जाना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने की पॉसिबिलिटी, थर्ड डेरिवेटिव अगर जीरो नहीं हुआ दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर थर्ड डेरिवेटिव भी जीरो हो गया तो फोर्थ डेरिवेटिव निकालो। अगर फोर्थ डेरिवेटिव जीरो नहीं हुआ तो या तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। पॉजिटिव आ गया मीन्स वो जो पॉइंट था ना जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हुआ था, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, और निगेटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। मान लिया कि जो है ना फोर्थ डेरिवेटिव भी जो है ना, फोर्थ डेरिवेटिव ऑल्सो कम्स जीरो, देन फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। फिफ्थ डेरिवेटिव ये जो है ना जीरो नहीं हुआ है, कोई कंक्लूजन नहीं हुआ, सिक्स्थ डेरिवेटिव निकालो, है ना। अगर वो जो है ना जीरो, मतलब ये जीरो हो गया, फिफ्थ जीरो हो गया, तो जो है ना सिक्स्थ निकालो। अगर ये जीरो नहीं हुआ मतलब या तो लेस देन होगा या ग्रेटर लेस देन जीरो हुआ, तो वो जो ना क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ग्रेटर देन जीरो हो गया पॉइंट ऑफ। यानी कि एक जनरल हम स्टेटमेंट दे, इस पर जनरल कमेंट करे तो इस तरह का सिचुएशन बनेगा। अगर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव जीरो हो गया तो आपको क्या करना है, यू मस्ट लुक एट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव, until you find a non-zero value, right। आपको जो है ना डेरिवेटिव निकालते जाना है और उस स्टेशनरी पॉइंट पर चेक करते जाना है। First we find first derivative equated to 0 to get the stationary point, and then to know the point of minimum or maximum we calculate second derivative, we put the value of that stationary point in the second derivative to know the sign of second derivative. If sign of second derivative comes negative, it means that stationary point is a point of maximum, and if the sign of second derivative is greater than 0, it means that stationary point is a point of minimum. But second derivative is also coming 0, then check for third derivative. If third derivative comes non-zero, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो भाई जो ना वो जो पॉइंट है ना वो ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, वो हो जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलिए थर्ड डेरिवेटिव भी हमारा जीरो आ गया तो डिसीजन नहीं हुआ, इनडिसिसिव है, तो हम क्या करेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ डेरिवेटिव जीरो आ गया
आगे बढ़िए, फिफ्थ निकालेंगे। फिफ्थ जो है ना निगेटिव या पॉजिटिव आ गया, कोई डिसीजन नहीं है कि वहां पर मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, नहीं पता चला, बस रोक देंगे अब। तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक कि हमें नॉन जीरो वैल्यू निकले। फर्स्ट डेरिवेटिव टू नो द पॉइंट वेयर फंक्शन हैज मिनिमम और मैक्सिमम। अब मिनिमम है कि मैक्सिमम है, सेकेंड डेरिवेटिव बताता है। इफ सेकेंड डेरिवेटिव कम्स पॉजिटिव निगेटिव देन वी हैव अ क्राइटेरियन टू नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। सेकेंड जीरो आ गया तो थर्ड निकालेंगे। अगर थर्ड जीरो नहीं आया मतलब निगेटिव या पॉजिटिव होगा, कोई डिसीजन नहीं है कि वहां पर मैक्सिमम है कि मिनिमम है, बस हो गया, रोक देंगे। नन निगेटिव आ गया ना, ऐसे नन जीरो आ गया वैल्यू ना, नन जीरो एट थर्ड डिफरेंशिएशन लेवल। बात समझ में आ रही है ना। अगर थर्ड भी जो है ना जीरो आ गया देन फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब फोर्थ जीरो भी आ सकता है, नॉन जीरो भी आ सकता है। जीरो आ गया कोई डिसीजन नहीं हुआ, आगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे। अगर जीरो नहीं आया तो या तो बड़ा होगा या छोटा। इवन ऑर्डर डेरिवेटिव साइन विल गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम। यानी कि सेकेंड ऑर्डर ने नहीं दिया, वो जो है ना जीरो आ गया। अब फोर्थ ऑर्डर ने जो है ना वो भी जीरो आ गया, नहीं दिया। बात समझ में आया। ये इवन ऑर्डर जो ना है वही जो है ना बताएगा साइन, और मतलब वही बताएगा मैक्सिमम है कि मिनिमम है। बात समझ में आया। एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा इन रेंज हमने ये पहले ही आपको शो कर दिया है, एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया है। फर्स्ट वी फाइंड a stationary point, differentiate this fx first time, equate it to 0 to get the value of x। 2 पॉइंट आ रहा है, +1 एंड -1, राइट, और -2 एंड पॉइंट्स है। तो आपको जो है ना सेकेंड डेरिवेटिव से चेक कर लो कि 1 पर जो है ना क्या वैल्यू है सेकेंड डेरिवेटिव की, -1 पर क्या वैल्यू है सेकेंड डेरिवेटिव की। तो भाई 1 पर जो है ना सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, दिस इज लोकल मिनिमम, एंड दिस इज कमिंग निगेटिव, दिस इज लोकल मैक्सिमम, राइट। तो आप इन दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें, एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें, और देखें उसमें सबसे जो बड़ा है दैट इज कॉल्ड ग्लोबल मैक्सिमम, सबसे छोटा ग्लोबल मिनिमम, और ये दोनों लोकल मिनिमम कहलाएंगे। तो इसी समय जो ना हमारा सबसे बड़ा एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहिए या ग्लोबल मैक्सिमम कहिए, तो ये 4 आया है, 4 आया है। तो आपको जो है ना -1 एंड 2 पर आपको क्या मिल रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, राइट। इसी तरह चीजें हो जाए, y इक्वल टू एक्स क्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव 3x²। तो यहाँ से इक्वेट किए जीरो से, वो पॉइंट मुझे पता चल गया जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है। अब ये जो ना पॉइंट मैक्सिमम का है कि मिनिमम का है, इसको जानने के लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव निकाले तो 6x आ गया, सेम पॉइंट पर ये भी जीरो आ रहा है, तो कोई डिसीजन नहीं हुआ कि ये पॉइंट मिनिमम की है कि मैक्सिमम की है। अब थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं, एंड थर्ड डेरिवेटिव इज 6। थर्ड डेरिवेटिव 6 आ गया, मतलब अब फर्दर डिफरेंशिएशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम साइन नहीं बता पाए कि भाई जो ना इवन ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की साइन क्या है, क्योंकि 3 पर स्टॉप हो गई, हम 4 करेंगे ही नहीं, रुक गए यहाँ पर, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। चलिए, तो क्या हो सकता है, एक और कहानी बनती है। सेकेंड डेरिवेटिव जीरो था, राइट, और थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो है, इसका मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बात समझ में आए। अब बात करते हैं, अगर वही y इक्वल टू x⁴ होता तो हम क्या करते, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करके वो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करते, वो x इक्वल टू 0 आया। सेकेंड डेरिवेटिव में इस x इक्वल टू 0 को पुट करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव इज दिस, ये भी 0 आया। सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ गया, साइन आना चाहिए ना निगेटिव और पॉजिटिव, तो क्या होगा यहाँ पर हमारा इनकन्क्लूसिव है, कोई कंक्लूजन नहीं हुआ कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है x इक्वल टू 0 पर। अब हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। डियर फ्रेंड्स, थर्ड डेरिवेटिव हमारा जो है ना x इक्वल टू 0 पर अगेन जो है ना 0 आ रही है। जब तक जो है ना नॉन जीरो वैल्यू ना आए तब तक हम डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। यही रीजन है कि थर्ड डेरिवेटिव में ही हमारा नॉन जीरो आ गया है,
हमने अपना डिफरेंशिएशन को स्टॉप कर दिया है और कोई कंक्लूजन नहीं हुआ, क्योंकि साइन जो है ना डिसाइड होगा वो इवन ऑर्डर के डेरिवेटिव पर। तो अब फर्दर जो है ना हमने आगे डिफरेंशिएट करेंगे ही नहीं, तो इवन ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है। तो भाई सेकंड डेरिवेटिव जीरो था और थर्ड डेरिवेटिव जो है ना नॉन जीरो आ गया। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जो कि हम पहले से भी जानते हैं। डाउनवर्ड कनकेविटी चेंजेस इनटू अपवर्ड कनकेविटी। समझ रहे हो मेरे भाई? बोलो। लेकिन यहाँ पर जो है ना थर्ड डेरिवेटिव 24x आया, फोर्थ डेरिवेटिव जो है ना 24 आ रहा है, राइट। तो फोर्थ ऑर्डर जो डेरिवेटिव है दैट इज कमिंग 24 एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो। इसको लिख सकते 24 एक्स रेज पावर जीरो, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब कि आपका जो है ना कितना आ जा रहा है 24 आ रहा है। तो फोर्थ डेरिवेटिव इज कमिंग नॉन जीरो वैल्यू एंड इट्स साइन इज पॉजिटिव एंड वी नो साइन ऑफ इवन ऑर्डर डेरिवेटिव गिव्स द information regarding point of maximum or minimum. So x is equal to 0 is the point of minimum, because even order derivative, that is fourth order derivative at x is equal to 0 is coming positive. यानी कि इवन ऑर्डर डेरिवेटिव ही बताएगा, उसकी साइन बताएगा। तो जीरो रहेगा तो साइन कहाँ मिला? नॉन जीरो रहेगा तब ना, मतलब निगेटिव या पॉजिटिव रहे देन जो है ना हम बता पाएंगे। आप समझ गए होंगे चीजों को, और इस ग्राफ से पता भी चल रहा है दिस इज मिनिमम। अब ये गेट के सारे पॉइंट है। अ कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन y इक्वल टू fx satisfies one or more of the following condition at its point of inflection। सेकेंड डेरिवेटिव जीरो हो गया और जो है ना थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो। देख लो गेट में भी पूछ लिया है रिसेंटली 2024 में। द स्लोप ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2, डिफरेंशिएट करो x इक्वल टू 2 पुट करो, स्लोप निकल के आ जाएगा। द फंक्शन हैज, अब मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट करनी है, राइट। रेफरेंस एफएक्स इतना आया, डिफरेंशिएट किए ये आया। अब डिफरेंशिएट करना, दोनों को कंबाइन कर लो और डिफरेंशिएट कर दो आसानी से। x माइनस टू होल स्क्वायर एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। तो आपको नहीं दिख रहा है, ये पहले x माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कर देंगे, राइट। अब इससे जो है डिफरेंशिएट करो इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसको करो एक्स के रेस्पेक्ट में, चेन डिफरेंशिएशन रूल अप्लाई करो, एफ डैश एक्स निकालो, मतलब उसको जीरो से इक्वेट करो, स्टेशनरी पॉइंट आपको मिल जाएगा। 3 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि ये आपको जो है ना क्यूबिक इक्वेशन आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कमिंग क्यूबिक इक्वेशन। तो यू विल गेट 3 रूट्स। आप उसमें जो है ना रियल भी हो सकते हैं, इमेजनरी भी हो सकते हैं। बात समझ में आया ना? अगर इमेजनरी होंगे तो इमेजनरी हमेशा कंजुगेट में होते हैं, दो जो है ना इमेजनरी होंगे और एक रियल होंगे। डियर फ्रेंड, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो है ना इन सारे पॉइंट्स पर कैलकुलेट करके देख लीजिए। सेकंड डेरिवेटिव ये आया एट एक्स इक्वल टू 2, वैल्यू जो है ना वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, हैज 2 के बारे में बताया जा रहा है, 2 एंड माइनस 2 के बारे में। तो सेकंड डेरिवेटिव 2 एंड माइनस 2 पर कैलकुलेट कर लो। तो सेकंड डेरिवेटिव एट 2 इज कमिंग पॉजिटिव, इट इज point of minimum, and second derivative at x is equal to minus 2 is coming 32। ये भी जो है ना मिनिमम का ही पॉइंट है। एंड x is equal to 2 इट इज कमिंग निगेटिव, देयर इज ए लोकल मैक्सिमम एट x is equal to 2। तो भाई जो है ना x is equal to 2 एंड x is equal to माइनस 2 पर फंक्शन की क्या वैल्यू मिल रही है? लोकल मिनिमम at -2 and 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द फंक्शन हैज मैक्सिमम, डिफरेंशिएट करो फंक्शन को, जीरो से इक्वेट करो, राइट। अब सारे रूट्स जो है ना इक्वल है, 1 1 1, राइट, एक ही पॉइंट आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव निकालो, उस पर जो है ना सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करो, तो सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ गया। देख लो आ गई ना, उस पर सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ गया। इनकंक्लूसिव, कोई कंक्लूजन नहीं आया कि x इक्वल टू इस 1 पर जो है ना मैक्सिमम है कि मिनिमम है। क्या करेंगे? थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो थर्ड डेरिवेटिव हमारा जो है ना कैलकुलेट करो। सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या है? सेकंड डेरिवेटिव ये आया ना। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, इसी को डिफरेंशिएट करें एक बार और, तो इतना आया। अब x इक्वल टू 1 पुट करो, अगेन जो है ना जीरो आ गया। थर्ड डेरिवेटिव भी जीरो आ गया, अभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। अब फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। फोर्थ डेरिवेटिव हमारा जो है ना मतलब चौथे बार जब डिफरेंशिएट करोगे, यानी इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 24 आएगा।
राइट, 24 आएगा। फोर्थ डेरिवेटिव 24 आया। एस की कुछ भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 24 आया। एंड इवन नंबर वाली जो ना डेरिवेटिव है ना, इवन ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, इवन ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो आ रही है, सेकेंड तो नहीं आया, जीरो आ गया। सेकेंड अगर पॉजिटिव निगेटिव आता तो हम बोल देते मैक्सिमम मिनिमम है, मिनिमम मैक्सिमम है। लेकिन वो जीरो आ गया तो हम थर्ड निकाला, थर्ड भी जीरो आ गया, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, फोर्थ चेक करेंगे। इवन ऑर्डर डेरिवेटिव ही आपको मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बताएंगे। तो फोर्थ ऑर्डर में पॉजिटिव आ गया, इट मींस x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है, ऐसे बात करते हैं। तो हमारे गेट में भी आ गया क्वेश्चन। अब देखिए जो ना 0 से 2 पाई में sin x cos x बोथ आर डिक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल। तो जो ना डिफरेंशिएट करना लो, दोनों को कर लिया मैंने। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन cos x एंड दूसरा हमारा cos x है, उसका माइनस sin x। अब बताना है कि 0 से 2 पाई, फॉर 0 से 2 पाई दोनों जो है ना किस इंटरवल में क्या है, किस इंटरवल में दोनों जो है ना डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव आएगा। देख लो मेरे भाई, ये कहाँ निगेटिव आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2। बात समझ में आया। और इसको निगेटिव होने के लिए इसको जो है ना पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में, 0 से लेकर पाई के बीच में। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से पाई तक, पाई बाई 2 से पाई के बीच में दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों निगेटिव होंगे, ये भी और ये भी। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, बोथ आर नेगेटिव इन दिस इंटरवल। तो गाइस वी कैन से बोथ आर डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा, पाई बाई 2 टू पाई। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, चेन रूल कैलकुलेट करो, फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फाइनली यू विल गेट द आंसर। द फंक्शन हैज मैक्सिमम है कि मिनिमम है, देख लो ऐसे किया, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, सेकेंड डेरिवेटिव में जो सेकेंड डेरिवेटिव जब कैलकुलेट किया तो 2 आया, एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सेकेंड डेरिवेटिव 2 मतलब पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब पॉइंट ऑफ वो क्या है, मिनिमम है। एक क्वेश्चन ऐसा ही ऐड कर दिया था, दिख गया था। तो -2x+9 का मॉड जो है ना 3 है, तो आप इसको जो है ना -2x+9 अगर +3 हो तो भी 3 देगा, -3 हो तो भी 3 देगा ना, मॉड लगी हुई है। एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज वाली पॉजिटिव वैल्यू वी आर एक्चुअली आस्किंग फ्रॉम दिस मॉड साइन। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अंदर +3 है तो भी 3 होती है, -3 हो तो इसकी वैल्यू +3 भी रख सकते हो और इसकी वैल्यू -3 भी रख सकते हो। दोनों ही केस में ये वैल्यू मॉड लगा देंगे, इसका दोनों तरफ अगर मॉड लगाएंगे इधर भी इधर, तो बात होगी, तो 3 ही आएगा, 3 आएंगे। तो अगर जो है ना ये किया तो यहाँ से x की वैल्यू इतनी आया, अगर ये कंडीशन किया तो x की वैल्यू इतनी आया। अब पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू जो है ना ये पुट करो, 3 पुट करोगे, 3 माइनस 3 स्क्वायर -6, 6 -6 स्क्वायर। तो क्वेश्चन देख लो इसमें कौन सा है, ये है पॉसिबल वैल्यू, इसमें से कौन है। The tangent line to y is equal to fx at point, ये हमारा क्या है, y is equal to fx and tangent line at x0 y0 point on this curve is, suppose this intersect the x axis। ये tangent जो है x axis को कहां पर intersect करेगा। Dear friends, take another point that is called xy on this tangent line, right? Tangent, find the slope of this tangent line। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, एक तो जो है ना डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एट x0, ये क्या देगा भाई, इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में और इस पॉइंट की वैल्यू उसमें पुट कर दिया, सो दिस विल गिव स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। अब जो है ना एक और तरीका है इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, वो क्या है, tan थीटा है ना, एंड tan थीटा कैन बी ऑब्टेन लाइक दिस। ये देख लो, y0 माइनस y, ये हाइट मिल गया, x0 माइनस x,
समझ में आ रही है? कुछ समझ में आना चाहिए बातें। ऐसे भी लिख सकते हैं वाई माइनस वाई नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट। बोलो, कर सकते हो। और एक्स जीरो को इसमें, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू y minus y naught upon x minus x naught, right? When this tangent intersects x axis, तो उस समय जो ना y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब इंटरसेक्ट करेगा तो वो स्पेशल पॉइंट, राइट, 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस वाई 0। और जब वो डिजायर्ड जो है ना आपका x क्या है, वो जहाँ पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, डिजायर्ड x, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ना, एक्स डिजायर्ड माइनस एक्स नॉट माइनस दिस। क्लियर? अब इसको नीचे भेजो, तो एक्स डिजायर्ड इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस, ये तो चला जाएगा ना, इसमें से ढूंढ लीजिए वो आपके मकसद का कौन है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इफ एफ एक्स एफ प्राइम एक्स इज एक्स एफ जीरो इज टू 5, देन द मीन, देन फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम द वैल्यू ऑफ एफ वन लाइज बिटवीन। अब देख लो, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम में ये आ गया। बोला जाता है भाई, ऐसा सिचुएशन है, ए है, एक्स इजकल टू ए, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एफ है, एक्स इजकल टू, ये एक कॉर्ड हो गया। इसकी जो है ना स्लोप मुझे फाइंड आउट करना हो तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखोगे बी एफ बी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखोगे ए एफ ए, राइट। तो ये हाइट माइनस ये हाइट अपॉन दिस, तो tan ऑफ दिस एंगल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये इस लाइन का, इस लाइन का, इस सेकंड लाइन का ये कॉर्ड का उसका स्लोप हो गया। तो एक ऐसा जरूर पॉइंट होगा जहां पर टेंजेंट इसके पैरेलल होगा, मतलब इस टेंजेंट का स्लोप जरूर ए एंड बी के बीच में एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट सी है, जहां पर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होगा। मतलब जितना ये tan थीटा बना रही है उतना ही ये भी बनाएगा, मतलब इस कर्व का स्लोप सी पर इस लाइन के इक्वल होगा। बस यही है हमारा लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, वी आर अप्लाइंग दिस मीन वैल्यू थ्योरम इन इंटरवल 0 1। ठीक है, 0 पर वैल्यू दिया हुआ है, 1 पर पूछ रहा है। बात समझ में आया? तो आप लिख सकते हो ना, यही ना रिलेट कर रहा है ना, फंक्शन की वैल्यू 1 पर माइनस फंक्शन की वैल्यू 0 पर अपॉन 1 माइनस 0 इज इक्वल टू डेरिवेटिव एट अ पॉइंट दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। बात समझ में आया? तो आप ऐसे लिख सकते हो f1 माइनस f0 की वैल्यू 5 दिया हुआ है, ये आ गया, समझ में आ गया, कोरिलेट हो गया, कितना है बोलो। अब ये f1 की वैल्यू का रेंज दिया हुआ है, यानी कि इसका रेंज क्या क्या हो सकता है वही फाइंड आउट कर लो। डियर फ्रेंड्स, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स गिवन इन द प्रॉब्लम, राइट, दिया हुआ है ना। तो ये जो फंक्शन आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालो, ऑलवेज पॉजिटिव आता है, मतलब ये जो जो दिख रहा है ये स्ट्रिक्टली, इसका डेरिवेटिव निकालो ये पॉजिटिव ही आएगा, ई रेज़ पावर एक्स ही आएगा, और ई रेज़ पावर एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, राइट। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा, ऐसे ई रेज़ टू पावर एक्स, यहाँ 1 से कट करता हुआ जाएगा। क्लियर?
तो 0-1 इंटरवल में 0 से 1 इंटरवल में हमें बात करनी है। 0-1 इंटरवल में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी e रेज़ टू पावर x का 1 0 के करस्पॉन्डिंग और मैक्सिमम ई हो जाएगी इस इंटरवल में। क्लियर? तो मिनिमम वैल्यू जो है ना 5 + 1 और मैक्सिमम 5 + ई और वो क्या हो जाएगा 5 + 0 रखेंगे तो 5 + 1 मतलब 6 और 1 रखेंगे तो 5 + ई। तो इसी के बीच में हमारा ये वेरी कर रहा है, ये F1 कैलकुलेट होके आ गया 6 से लेकर 5 + ई के बीच में। द मीन वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ये भाई ये फार्मूला तो बार बार हम यूज करते रहते हैं, थोड़ा इसको कट कर दीजिए। किसी भी फंक्शन का मीन वैल्यू निकालना हो इंटरवल ए बी में तो उसको इंटीग्रेट करो और फिर जो है ना इस ये जो ना टर्म लिखो डिनोमिनेटर में, राइट, ये कहलाता है मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ये तो बहुत ही फंडामेंटल फार्मूला है, ए टू बी एक्स पावर मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट का जो है ना, ठीक है, डेरिवेटिव y इज इक्वल टू, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये टर्म अगर ढक लोगे तो अभी भी तो दिख ही एक इन्फिनिटी में से एक स्क्वायर स्क्वायर रूट वाला टर्म हटा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, सेम रहेगा ना। अगर आप इसको y बोलते हो तो इसमें से एक कम कर लेंगे कोई फर्क पड़ेगा, तो अभी भी ये y ही है। बात समझ में ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। दोनों तरफ जो है ना x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिवाइड dx को एक तरफ लाओ, डिवाइड dx निकालो और फाइनल डिवाइड dx एट y इक्वल टू 0 कैलकुलेट करो। इफ log base e y is equal to -x log base e of x, the maximum value of y is, इसका जरा डिफरेंशिएशन इजी है, तो पहले हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं और मतलब इसी को हम एफ एक्स बोल देते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, देन y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो यही हमारा जो है ना एफ एक्स है, राइट, एफ एक्स -x ln x, take its first derivative, equate it to 0 to get the point where function है मैक्सिमम और मिनिमम, तो वो x निकल गया। अब इस x को ले जाकर इसमें पुट कर दो, राइट, मतलब आपको ln y की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी, y की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, राइट, वेरी सिंपल ना। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स y एंड x इज गिवन बाय this, the relationship between dy dx and y will be, तो y is this, find dy dx, डिफरेंशिएट करो इसको, dy dx ये आ रहा है। अब ये देख लो थोड़ा रीअरेंज करोगे तो फिर से a e माइनस बी एक्स वाई आ गया, dy dx इज इक्वल टू माइनस बी वाई, dy dx एंड y के बीच में स्ट्रेट लाइन का रिलेशनशिप है, जिसका मतलब अगर हम इधर लिख दे dy dx और इधर लिख दे हम y, तो ये आपको क्या मिलेगा, ऐसा मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप जो ना माइनस बी आ रही है, स्लोप माइनस बी हो गई और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, dy dx एंड y के बीच में रिलेशन। द फंक्शन tan to x इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन x इक्वल्स, डियर फ्रेंड्स, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, ऐसे भी करके समझ सकते हो या डायरेक्ट tan थीटा के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। तो हम इसे करेंगे, थोड़ा आप लोगों को आसान रहेगा। अगर ये जो है ना डिसकंटिन्यूअस हो, इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू जहाँ जहाँ जीरो होगी वहाँ पर tan थीटा डिसकंटिन्यूअस होगी, वैल्यू अनडिफाइंड आएगी, डिसकंटिन्यूअस होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे कि थीटा की वैल्यू π/2 हो तो cos थीटा जीरो होगी और ये अनडिफाइंड हो जाएगा।
3 पाई बाई 2 होगी। तो इस प्रकार 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n इज एन इंटीजर, इन सब थीटा की वैल्यू के लिए आपका जो है ना cos थीटा 0 होता है, और यहाँ पर ये जो है ना डिसकंटिन्यूअस होंगे, राइट। यानी कि tan 2x डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ होंगे, जहाँ जहाँ ये इसके इक्वल होगा। बस खत्म बात समझ में आया। तो x 2n प्लस 1 पाई बाई 4, x की वैल्यू जो है ना ये जो होंगे ना n को वेरी करने के बाद वहां पर आपका ये tan 2x क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगे। n की वैल्यू जो है ना 0 पुट कीजिए पाई बाई 4, n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4, 2 पुट कीजिए 5 पाई बाई 4। तो इन सब जगह पर जो है ना tan 2x डिसकंटिन्यूअस होंगे। इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y टू डिवाइड x, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दी x थीटा के फॉर्म में, y थीटा के फॉर्म में, तो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड देन यूज दिस फॉर्मूला dy। हमें क्या चाहिए, dx चाहिए ना, बट y इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड x इज द फंक्शन ऑफ थीटा। अभी भी तो वही फाइंड आउट कर रहे हैं, dy dx। y एंड x को थीटा के रेस्पेक्ट में सेपरेटली डिफरेंशिएट करो और रेशियो जो है ना फाइंड आउट कर लो, आंसर हो गया फ्रेंड्स। हमारा यहाँ पर ये एंड होता है, राइट।